नमस्कार। अनब्रेकिंग के इस वीडियो में आपका स्वागत है। देश की बात अखबारों के साथ मैं हूं राजेंद्र तिवारी। गाजा में क्या चल रहा है? दरअसल दुनिया की निगाहें गजा पर उतनी नहीं हैं जितनी होनी चाहिए। गाजा में जो कुछ चल रहा है वो कहीं भी किसी भी तरह से किसी भी तर्क के साथ उचित नहीं ठहराया जा सकता है। नेतन्याहू जिस तरह से वहां पर फलस्तीनियों का सफाया करने पे लगे हुए हैं, और सफाया करना एक बात होती है, भूखे बच्चों पर गोलियां दागना, भूखे बच्चों को मारना, ये अलग बात होती है। तो शुरुआत इसी खबर से करते हैं और हमारे साथ है हरिशंकर जोशी जी, हमारे मित्र, वरिष्ठ पत्रकार और बहुत ही बेबाक राय रखने वाले। तो सबसे पहले गजा से ही शुरू करते हैं। जी नमस्कार जोशी जी, और हमारे जो दर्शक गण हैं वो भी आपको नमस्कार कर रहे हैं। तो मैं भी गजा से ही प्रहरी जी को नमस्कार करता हूँ। जी गजा से ही शुरू करते हैं। दैनिक भास्कर ने एक स्टोरी छापी है और ये न्यूयॉर्क टाइम्स से ली गई। न्यूयॉर्क टाइम्स में मैंने पढ़ी थी कल ये स्टोरी, तभी मैंने सोचा था कि इस पर बात करनी चाहिए। हालांकि मेरा विदेशी जो खासतौर पे न्यूयॉर्क टाइम्स, हमारे एक मित्र हैं, उनका कहना है न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, वॉल स्ट्रीट जर्नल, ये सब दुनिया के बड़े बड़े जो अखबार माने जाते हैं वो अमेरिका की गोदी मीडिया है। तो खैर, अमेरिका की गोदी मीडिया हो, लेकिन गोदी मीडिया भी कई बार सही सही खबरें भी छाप देता है। तो एक खबर ये कि इन्होंने कहा, एक तो कहानी इसमें ये है कि पूरा वो कि हमले से पहले नेतन्याहू ने, मतलब एक ये इजराइल में सबसे ज्यादा समय तक सत्ता में रहने का रिकॉर्ड नेतन्याहू के नाम है। वे 17 साल 9 माह से पीएम है और 30 माह में से 21 माह तक तीसरे कार्यकाल में युद्ध से घिरा हुआ है उनका देश। और इसके बाद जो नेतन्याहू ने जो कहानी की है उसको लेकर के इसमें पूरी स्टोरी है कि कैसे खुफिया इनपुट की अनदेखी की और उससे कैसे उन्होंने अपने को बचाने के लिए, भ्रष्टाचार के आरोपों से बचाने के लिए, कैसे वो पूरे देश को, एक छोटा सा देश है 70-80 लाख लोगों का, जिसमें से 50-60 लाख ही जो यहूदी, हमें लगता है 50 लाख के आसपास वहां रहते होंगे, बाकी अरब हैं। और जब जनसंख्या वहां की 90 लाख कही जाती है तो एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो दूसरे देशों में रहते हैं। तो जो 70-80 लाख का शहर है, देश है, उस देश को युद्ध में बुरी तरह से झोंक रखा है। हालांकि उस देश में जो भी शासक रहे हैं शुरू से, वो युद्धान्वादी ही रहे हैं, मतलब वो युद्ध का ही देश है वहां। आप बताइए कोई देश ऐसा जो अब पहले से ही बंकर शंकर बना के तैयार रखे कि भाई होगा कुछ ना कुछ जरूर। तो इसका मतलब कि वो पूरी तरह से युद्ध वाला देश है और वो लगातार युद्ध करता रहता है, अपने नागरिकों को मारता रहता है, फलस्तीनियों को मारता रहता है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। पिछले दिनों आपने देखा कैसे ईरान पे हमला हुआ, और ईरान के हमले के बाद उसकी जो है जो स्थिति बनी वो थोड़ा मुश्किल में फंसा है, लेकिन उसके बावजूद गजा में उसका जो नरसंहार का कार्यक्रम है वो लगातार जारी है। पिछले दिनों जिस तरह के हमले हुए, और हमले जिस तरह के होते हैं, मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि हमारे अखबार बहुत सारी चीजें छापते नहीं है, तो दर्शकों को पता होना चाहिए कि गजा में चल क्या रहा है। मोटे तौर पर पिछले अगर 15-20 दिनों से देखें, जब से सीज फायर हुआ है उसके बाद से, इवन ईरान के युद्ध के समय भी इजरायली सेना वेस्ट बैंक में, गजा में लगातार लोगों को निशाना बना रही थी, बच्चों को निशाना बना रही थी। ऐसे लोग जो अमेरिका या यूएन के द्वारा भेजी गई राहत सामग्री, खाद्य सामग्री के लिए भूखे लाइन में लगे हुए थे कि वो मिलेगा तो खाएंगे, उन लोगों पर भी गोलियां चलाई गई हैं और बड़ी संख्या में लोग मारे गए, बच्चे मारे गए हैं, महिलाएं मारी गई हैं। और ये इस तरह का चीजें अगर आप इतिहास देखेंगे जोशी जी, तो जो धर्म युद्ध हुए थे ईसाइयों और मुसलमानों के बीच यरूशलेम को लेकर के, उन धर्म युद्धों के बाद इतना क्रूर चीजें आपको अभी दिखाई दे रही हैं फलस्तीन में, या फलस्तीन गजा कहें आप उसे, अब गजा कहा जाता है, तो वहां अब दिखाई दे रही कि भूखे लोगों पर गोली चलाना, ये कहीं से भी कोई भी कानून छोड़ दीजिए, मानवता के हिसाब से जायज नहीं है।
अगर आप सिर्फ मानवीय आधार पर ही बात करें, इवन एक सामान्य आदमी, जो सामान्य व्यक्ति होता है, वो भी अगर चाहे जितना दुश्मन हो, कोई भूखा पड़ा हुआ है, अपंग है, इस तरह की स्थिति है, तो हमें नहीं लगता उस पर वार करेगा, उसको रोटी पानी देने की ही सोचेगा। और यहां तो मीडिया अलग है, जिनकी जमीन छीनी गई उन्हीं को मारा जा रहा है, जिनकी ओरिजिनल जमीन थी, जिन पर इजराइल बैठा हुआ है, जिसे ब्रिटेन ने जहां बसा दिया। दरअसल दुनिया में इस समय जितनी चीजें चल रही हैं, एक यूक्रेन को छोड़ दें, जहां भी चल रही हैं, वो सब, चाहे वो भारत पाकिस्तान हो, चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो अफ्रीका के जो चीजें चल रही हैं, सबकी जड़ में कहीं ना कहीं ब्रिटिश और यूरोपीय देश हैं। वही वहां के मास्टर्स थे। उन्होंने वहां छोड़ते समय, कॉलोनी छोड़ते समय, आजाद करते समय कुछ ना कुछ चीजें ऐसी, चाहे वो ताइवान और चीन का मामला हो, हर एक की जड़ में वेस्ट है। और यही चीज इजराइल और फलस्तीन में है। आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सबको कमिट कर दिया ब्रिटेन ने, यहूदियों को भी कमिट कर दिया कि तुमको दे देंगे, फलस्तीनियों को कमिट कर दिया तुमको दे देंगे। और इस तरह सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होते होते, चूंकि उस समय बड़ी पावर हो गए थे वो लोग, तो उन्होंने एक इजराइल देश बना दिया, जो देश हजारों सालों से कभी अस्तित्व में था ही नहीं। और जो लोग रहते थे वो लोग बाहर से आके रहे। दरअसल जो एक चीज होती है, मैं ये बात कह के फिर खत्म करता हूं, अगली खबर पे आता हूं, जोशी जी आपको उसमें वो करना होगा। मैं एक बात कहता हूं कि जहां पर सेटलर्स हैं, जैसे अमेरिका में जो व्हाइट्स हैं वो सेटलर्स हैं, वो ओरिजिनल वहां के रहने वाले नहीं हैं। इजराइल में जो यहूदी हैं वो सेटलर्स हैं, वो ओरिजिनल, उनके कभी 1000 साल पहले, 1500 साल पहले लोग रहते होंगे, लेकिन ये सब यूरोप से इधर उधर से ला करके, जो बड़े पैसे वाले लोग थे, उनको लाके वहां बसा दिया गया। तो उनकी अपनी जमीन से, अपने लोगों से कोई मोहब्बत नहीं होती है। यहां अपने यहां फैलाया जाता है इजराइल के लोग अपनी जमीन से बड़ी मोहब्बत करते हैं। ऐसा है नहीं, अपने लोगों से बड़ी मोहब्बत करते हैं, ऐसा है नहीं। दे आर सेटलर्स। नहीं, और जब जमीन ही उनकी नहीं है, हाँ, जब जमीन ही उनकी नहीं है तो अपनी जमीन से मोहब्बत कैसे करेंगे? और आपने एक तो बात और कही, मैं उसके आगे कहता हूँ, आप भेड़िए जी, से ये उम्मीद कैसे कैसे कर सकते हैं कि वो सब्जियां खा ले, घास फूस खा ले, शाकाहारी हो जाए? नहीं कर सकते हैं। तो इजराइल जो है वो मांसाहारी भी नहीं बल्कि आदमखोर आदमखोर है। देश यस, बन गया, बिल्कुल सही बात आप कह रहे आदमखोर हैं, देश बिल्कुल बन गया, है आदमखोर ना? है। हाँ, और उसने सारी हदें पार कर दी हैं। फिलिस्तीन की जमीन पर वो बसा हुआ है, फिलिस्तीन ने उसे जगह दी, जैसे भी दी, जो भी इतिहास रहा है उसमें जाएंगे तो हाँ, एक लंबा बात हो जाएगी। लेकिन आज की स्थिति ये है कि 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था, उसके बाद इजराइल ने गाजा पर बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान शुरू किए। अब हमास ने हमला क्यों किया, इसके पीछे भी एक लंबी वजह है। लेकिन इन मतलब संघर्ष में, 20 महीनों के संघर्ष में 55,000 लोग तो ऑफिशियल मारे गए हैं, जिनमें बच्चे हैं, महिलाएं हैं, दूध पीते बच्चे हैं। तो जी, गाजा जो है वो वहां पर, खासतौर से उत्तरी गाजा, वहां पर न पानी है, न बिजली है, अस्पताल नष्ट कर दिए गए हैं, बुनियादी ढांचा नष्ट कर दिया है, मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन हो रहा है। और ऐसा करने वाला आदमी ट्रंप को नोबेल पुरस्कार देने की संस्कृति कर रहा है। आप वही सोचिए। वही मजेदार बात यह है कि वो नोबेल पुरस्कार देने की संस्तुति कर रहा है। और जो लोग भी संस्तुति कर रहे हैं उनको देखिए कौन है, एक पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष वो कर रहे हैं संस्तुति, और इजराइल के नेतन्याहू कर रहे हैं। तो वो कहीं ऐसा तो नहीं कि अगली संस्तुति नेतन्याहू की होगी, भाई पीस अवार्ड के लिए नेतन्याहू को अवार्ड दिया जाना चाहिए। एनीवे, तो ये एक बहुत चिंताजनक बात है। और खास बात यह है कि जो लोग अपने को मानवाधिकार, डेमोक्रेसी और इस सबके झंडा बरदार कहते हैं, खासतौर पे यूरोप और अमेरिका, वो इस पर आंख बंद ही नहीं रखते हैं, इजराइल को सपोर्ट करते रहते हैं। नहीं, सबसे बड़ी बात यह है राजेश जी, जी के इजराइल जितना जिम्मेदार है इस कर्म के लिए,
उससे ज्यादा उसको समर्थन देने वाले जिम्मेदार हैं। वो कोई भी देश बिल्कुल। हो, अगर भारत भी समर्थन दे रहा है तो वो भी कहीं ना कहीं मानवाधिकारों के उल्लंघन में शामिल है। और वही अमेरिका बात अगर मैं उसे अगर अमेरिका उसे सैन्य सामग्री दे रहा है, उसके पीछे खड़ा हुआ है, अपने बम ईरान पर बरसा रहा है B-2 बम्बर के जरिए, तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका के जो हाथ हैं वो भी खूनी पंजे हैं, खून से सने हुए हैं। देखिए, एक एजेंसी है UNRWA, आपको मालूम होगा, ये संयुक्त राष्ट्र की ही एक एजेंसी है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां बहुत ज्यादा कोई मैं उन्हें मानता नहीं हूं, लेकिन फिर भी उसका जो प्रमुख है उसने कहा कि गाजा जो है वो बच्चों और भूख से मरते लोगों का कब्रिस्तान बन गया है। आप मतलब समझिए कि ये स्थिति है कि 18 लाख से ज्यादा लोग वहां के इमरजेंसी जो होता है, आपातकालीन आश्रय जिसको कहते हैं, उसमें उसकी तलाश में है, जो उन्हें मिल नहीं रहा है। विस्थापित और खंडर हो रहे हैं। अब झूठी मूठी युद्ध विराम की कोशिशें चलती रहती हैं। युद्ध विराम होता है, उसके बाद फिर इजराइल बम गिरा देता है। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगी, जो बच्चे भूख से तड़पते हुए जिंदगी की आस लिए अगर कोई इमदाद लेकर आता है, कोई खाद्य सामग्री लेकर आता है, संगठन कोई आता है, तो जब वो भाग रहे होते हैं तो इजराइल उस पर बच्चों पर बम गिराता है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या होगी? ऐसा ऐसा तो कहीं नहीं हुआ। ये इजराइल जो है, ये तो मतलब तारकासुर का भी बाप है। ये तो मतलब ये इंसानों की बस्ती में रहने वाला दैत्य है। अगर बस्ती ग्लोबल विलेज की बात करें हम, अगर जी राजेंद्र जी, तो ग्लोबल विलेज का क्या अर्थ है? यही तो है ना, इंसानों की बस्ती में रहने वाला दैत्य है वो। ये अगर कोई बच्चों पर, भूखे बच्चों पर, जो मतलब ऐसे लोगों पर बम बरसाता है जिसको दया नाम की कोई चीज नहीं है, और क्या है उसके पास? सिर्फ असले हैं। ईरान ने दिखा दिया उसको, बता दिया उसका डोम आयरन कैसा है, मिसाइलें चला दी। और अभी देखिए वहां भी युद्ध थमा नहीं है, युद्ध होगा। और इससे मतलब आपको समझना चाहिए, जिन बच्चों को रोजगार, शिक्षा, बुनियादी चीजें चाहिए थी, जिन लोगों को मतलब वो ऐसे लोग वहां की 80% आबादी इस वक्त अंतरराष्ट्रीय सहायता पर निर्भर हो गई है। और इस त्रासदी का जिम्मेदार कौन है? इस त्रासदी का जिम्मेदार है इजराइल, अमेरिका और वो देश भी जो उनका समर्थन कर रहे हैं। जी देखिए, मैं कहता हूं कि ठीक है, आप कहिए कि आप बहुत सारी बातें कर सकते हैं। हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं जो हवन करते हैं। ट्रंप का भी हवन कर रहे थे, आपने देखा, थाली ताली बजा रहे थे। और ट्रंप इज माय फ्रेंड। अब देख लो ट्रंप ने कैसा बम्बू मचा रखा है, क्या क्या कर रखा है। 2.1 मिलियन आबादी का गाजा एक पट्टी है ना। अब उसमें मतलब 47% लोग करीब 18 साल से कम उम्र के हैं। ये स्थिति है। मतलब आप सोचिए कि जब भुखमरी फैलती है, जिजीविसा होती है, तो उसमें बहुत जवान पट्टे ही जिंदा रहते हैं। अब यहाँ देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है अभी, लेकिन बहुत दुखद स्थिति है। कम से कम खाद्य वितरण के केंद्र हैं, वो सारी चीजें हैं, वो सब दुरुस्त होनी चाहिए। और पूरी दुनिया को अमेरिका और इजराइल के खिलाफ इस मामले में एक होकर खड़ा हो जाना चाहिए। जी, ये बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। यहाँ तक कि भारत जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के जो यहाँ की संस्कृत रही है, यहाँ की हमारी सभ्यता है उस तरह की, लेकिन वो इजराइल के साथ खड़ा होता है। तो ये भी एक बहुत ही क्या बोला जाए, दुखद है जो हम लोगों को देखना पड़ रहा है कि अपना देश जो हमेशा मानवता की बात करता है, अहिंसा की बात करता है, मानव मात्र, इवन वृक्षों में और सब में, मतलब जीव मात्र पर दया की बात करता है, जो हमारी फिलॉसफी रही है। वहां पर अगर हमारी सरकार इजराइल के साथ खड़ी होती है
तो इसे दुखद ही कहा जा सकता है। ये बहुत अच्छे संकेत देश के भविष्य के लिए तो नहीं कहे जा सकते। खैर, देखिए अगली खबर पे हमारे देश के जी, हमारे देश के महान प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि युद्ध का नहीं बुद्ध का देश है भारत। नहीं, वो जो कुछ कहते हैं उसका ठीक उल्टा उनकी पार्टी करती है और वो खुद करते हैं। बाहर जब वो मैं ये बात कई बार कह चुका हूं, जब वो ब्राजील में, अर्जेंटीना में, नामीबिया में वहाँ की पार्लियामेंट्स में या वहाँ के लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे, जहां पर वो लोकतंत्र की बात कर रहे थे, जहां पर वो सबके विचारों के सम्मान की बात कर रहे थे, तब उनका एक सांसद यहाँ पर बयान दे रहा था कि बिहार आओ तो हम पटक के मारेंगे। तो आप ये वो है, और उस सांसद पर अभी तक पार्टी ने या किसी ने कोई शो कॉज या कोई भी एक्शन लिया हो, ऐसा तो नहीं है। दूसरी तरफ जो जिसे डेमोक्रेसी को बचाए रखने या डेमोक्रेसी को चलाने की जिम्मेदारी जिस संस्था पर है, चुनाव आयोग, जब प्रधानमंत्री ये सब बोल रहे थे तो चुनाव आयोग बिहार में जो इस समय कार्यक्रम चल रहा है इसकी घोषणा कर रहा था या इसको इम्प्लीमेंट कर रहा था। तो ये सब चीजें हैं। तो बोलने, जैसे कहा जाता है ना कि खाने के दांत और दिखाने के दांत और, उसी के चलते आज अपना देश इस स्थिति में है कि आज उसके साथ खड़े होने वाला कोई नहीं। तो चलिए, और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई बात के साथ। और आपसे अनुरोध मैं ये जरूर कर लूं कि यदि आपको हमारी बातचीत, हमारा डिस्कशन अच्छा लगा, हमारा विश्लेषण अच्छा लगा, तो इसे लाइक कीजिए और अपने मित्रों परिचितों के बीच शेयर कीजिए। हमारे चैनल अनब्रेकिंग को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसकी मेंबरशिप लीजिए, इसे ज्वाइन कीजिए। आप ऐसा करेंगे तो अनब्रेकिंग को ताकत देंगे और हम इस तरह की पत्रकारिता आगे करते रह पाएंगे। तो इसके लिए ये अनुरोध है आपसे। आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे। नमस्कार। जय हिंद।